धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका जी। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय ब्रह्मचारिणी जी, तारान्विता जी और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए बाकी ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणीगण और सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा जय भीम। साथियों, मैंने थोड़ा सा जानबूझकर एक कोविड के ऊपर, वैक्सीनेशन के ऊपर थोड़ा डिटेल ये देने के लिए मैंने अपना ये विषय चुना है कि यह है कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो मुझे लगता है कि पिछले करीब 1.5 साल से हम सब लोग इस कोविड-19 से मुकाबला कर रहे हैं। हमने बहुत सारी उसके बारे में मालूमात या बहुत सारा नॉलेज हमने जमा कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर उपस्थित कोई ऐसे ज़्यादा लोग ऐसे होंगे कि जिनको कोविड-19 के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसा बोल नहीं सकते। फिर भी इस चीज को बार बार जब तक कि दोहराया नहीं जाएगा, कोविड-19 की बीमारी क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है और उसका वैक्सीनेशन क्या है, ये जब बार बार जब तक कि उसको दोहराया नहीं जाएगा तब तक के लोग उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे और लोग उसका ये उपयोग नहीं कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा, या हमारे जो त्रिरत्न टेली कंसल्टेशन कितने एमपी को बढ़िया रहता है, जो टीम है, वो टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम एक जनो मेडिकल के हर एक टॉपिक के ऊपर हम हर संडे को डॉक्टर काळे तुम्ही अनम्यूट करा. हॅलो डॉक्टर. हॅलो. येस. हॅलो. हाँ हाँ हॅलो. डॉक्टर काळे तुम्ही अनम्यूट करा स्वतःला. आणि मुदिता. हॅलो. नाही, हे ते मुदिता वीर आहेत, त्यांना थोडस केलंय. उनका अभी भी आवाज आ रहा है. तक्षशिला अजून आवाज येतो आहे. हाँ, उन्हीं का. सगळ्यांना पहिलं म्यूट कर आणि मग येस. डॉक्टर काळे तुम्ही अनम्यूट करा स्वतःला. ठीक है. येस. हाँ, चला. तो मैंने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है कोविड-19 वैक्सीनेशन। साथियों, मैं ये जो मेरा लेक्चर है, ये लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। जब कोविड-19 का वैक्सीनेशन बोलते हैं तो कोविड-19 के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा और बाद में उसके बाद में पार्ट 2 जो रहेगा कोविड वैक्सीनेशन 19 वैक्सीनेशन, ये पार्ट रहेगा। तो पहले पार्ट में मैं ज़्यादा डिटेल्स में कोविड क्या है इसके बारे में नहीं बोल रहूँगा, फिर भी एक उसकी एक झलक या उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पर मैं कोविड-19 के बारे में बोलने वाला हूँ। तो भारत में जो कोविड-19 आया हुआ है, ये जागतिक महामारी का एक हिस्सा है और मुझे लगता है कि आप सब लोग जानते हैं कि ये बीमारी नोवेल कोरोना वायरस या सार्स कोव 2 नाम के जो वायरस है, वो वायरस से पैदा होती है और ये बीमारी चाइना के वुहान शहर से, जो वहाँ की जो सिटी है, वहाँ का जो ये है, वहाँ से ये पहली बार शुरू हुआ और फिर पूरे दुनिया में ये फैल गया है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है चाइना का वुहान शहर। तो उसके बाद की जो और ये बीमारी नोवेल कोरोना वायरस से होती है, ये जानकारी
दिसंबर के एंड में, दिसंबर 2019 के एंड में कंफर्म हुई, इसीलिए ये बीमारी को कोविड-19 बोलते हैं। क्योंकि दिसंबर 2019 को इसकी पहचान हुई और इसको कंफर्मेटरली बोला गया, WHO ने कंफर्म कर दिया कि ये बीमारी नोवेल कोरोना वायरस से ही होती है, तो इसीलिए उसको फिर कोरोना कोविड-19। तो इसके बाद में अब जब भी कभी इस बीमारी का उल्लेख होगा, वो उल्लेख होगा कोविड-19, कोविड-19 ये बीमारी का नाम ये किया जाएगा। मगर अब इसके बाद में मैं जैसे 2-4 इवेंट्स में बताते जाऊंगा कि क्या क्या हुआ है, उसके रिलेटेड तारीखें भी देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये बीमारी क्या आगे कैसी चलती गई इसका थोड़ा सा आपको मालूमात मिले। तो मैंने आपको जैसे बोला है कि ये कोविड-19 2019 के आखिर में ये कंफर्म हुआ कि ये नोवेल कोरोना वायरस से होती है, और उसके बाद में ही 11 जनवरी 2020 को, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की बात है, 11 जनवरी 2020 को इस कोरोना वायरस का जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो रहता है वो खोजा गया। तो ये जेनेटिक सीक्वेंसिंग कोई भी चीज के, कोई भी वायरस की या कोई भी इसकी जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग खोजना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो इसीलिए ये एक माइलस्टोन अपन बोल सकते हैं कि 11 जनवरी 2020 को इस कोरोना इसका जेनेटिक सीक्वेंसिंग तैयार हो गया। और जब ये इसकी जो इन्फेक्टिविटी है, जो यानी इसका जो इन्फेक्शन का संक्रमण करने का जो रेट है वो इतना भयानक है, और ये सभी बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे देशों में ये फैल चुका था। तो इसीलिए बाकी की दुनिया के मेजॉरिटी ऑफ जो कंट्रीज थे उन्होंने एकजुट होकर ये किया है कि ये डिसाइड किया कि इसके अगेंस्ट में वैक्सीन हमको तैयार करनी चाहिए। तो ये उसका सीक्वेंसिंग तैयार होने के बाद में ये लोगों ने डिसाइड किया कि आपका इसका वैक्सीन तैयार हो जाएगा। तो मगर अभी वो आज की स्थिति, कोरोना की आज की स्थिति क्या है, इसके बारे में आपने कुछ थोड़ा सा मालूम करना पड़ेगा। तो इसीलिए भी मैं 2-4 बातें और बताना चाहता हूँ कि भारत में कोरोना का पहला मरीज जो है वो 31 दिसंबर 2020 को मिला था, जो कि अपना केरल में मिले थे। तो ये केरल में जो पहला मरीज मिला था, वो पहला मरीज एक मरीज नहीं बोल सकते कि उसके वो 3 मरीज थे, कि वहां पर जो वुहान शहर चाइना का है, वहां पर पढ़ाई करने के लिए जो मेडिकल स्टूडेंट्स गए हुए थे, उसमें से तीन मेडिकल स्टूडेंट्स ये केरला से थे। तो वो वहां से जब बीमारी शुरू हुई वुहान में, तो वहां से वापस वो इंडिया आ गए थे। तो वो 3 लोग थे जो भारत में हम बोल सकते हैं कि पहली केस इसकी जो कोरोना की जो केस पाई गई थी, तो वो केरला में पाई गई थी। उसके बाद में फिर जनवरी के बाद में तो फरवरी और मार्च से हमारे यहाँ पर पेशेंट्स की ये होना, संख्या बढ़ना शुरू हो गया। और आप सब जानते हैं कि पिछले साल मार्च में हमारे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। उसके बाद में लॉकडाउन की तो बहुत सारी चीजें आपको सबको मालूम है कि लॉकडाउन में क्या क्या हुआ, कि वहाँ पर लोगों के पूरे तरह से रोजगार जो लोगों के थे वो सब लोग बेकार हो गए। सब लोग, कुछ लोग तो अपने घर को जाते जाते रेलवे ट्रैक पर मर गए, कुछ लोग रास्ते पर मर गए। ये सब जो चीजें, इसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मगर वो एक ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोरोना की जो स्थिति है ये बढ़ती गई। और ये फिर मार्च अप्रैल से लेके इसका पीक था पिछले साल का मई महीने तक के, मई के एंड तक के या जून के शुरुआत तक के भी ये बीमारी का कहर
चालू रहा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये 2020 की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की बात है। तो पिछले साल फिर 10 जून 2020 को 10 जून 2020 को पहली बार भारत में जो इसके कोरोना से दुरुस्त हुए वाले मरीजों की जो संख्या थी, वो जो बाधित कोरोना के मरीज थे उनसे ज्यादा थी। तो यानी 10 जून 2020 से इसका जो डिक्लाइनिंग फेज जो है वो शुरू हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये जून 2020 की बात है कि, और उसके बाद से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये 4 महीने में उसका ट्रेंड कंटिन्यू रहा कम 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 होने का। और सितंबर 2020 के मध्य में, जहाँ पर डेली अगर मरीजों की संख्या देखी जाए तो वो 90,000 थी, तो मगर जनवरी 2021 आते आते वो संख्या 15,000 मरीज हर दिन देखी गई थी। तो ये जो ट्रेंड फरवरी मार्च से शुरू हो गया, तो ये मई के एंड तक के या जून के शुरू तक के ये सबसे पीक पे था। उसके बाद में इसकी संख्या घटना शुरू हो गया, और ये घटते हुए संख्या जनवरी 2021 तक के उसका जो कम संख्या पाने का जो सिलसिला था वो चालू रहा। मगर आप सब फिर से जानते हैं कि फरवरी 2021 से लेकर फरवरी मार्च से जो दूसरी लहर भारत में आई है, ये सबसे ज्यादा तबाही करने लगी। मैं तो ये देखता हूँ कि मेरे देखने में, शायद आप लोगों के भी देखने में आया होगा कि ये दूसरी लहर जो है, ये दूसरी लहर ने इतनी तबाही भारत में मचा दी कि लोगों के लिए, आपने देखा होगा कि उनको मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उनको बेड देना मुश्किल हो गया, उनको मेडिसिन मिलना मुश्किल हो गया, उनको ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो गया, उनको खाना पीना मिलना मुश्किल हो गया। तो जहाँ लोग, आपने बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप या कहीं पर भी देखे हुए कि लोग झाड़ के नीचे बैठ के ऑक्सीजन सिलेंडर बाजू में रखे हुए पेशेंट वहां पर ऑक्सीजन ले रहे, उनको इसमें दवाखाने में जगह नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे, बेड की राह देखते देखते लोग एम्बुलेंस में मर रहे हैं। तो ये जो सेकंड फेज जो था, ये सेकंड फेज सबसे भयानक था, सबसे भयानक था, जो फरवरी मार्च से शुरू हो गए थे। और फरवरी मार्च से देते थे उसका भी हम पीक बोल सकते हैं कि अभी तक के पीक उसका थोड़ा सा कम होगा। जैसा पिछले साल भी मई के एंडिंग में और जून के शुरुआत में जैसा पीक कम हुआ था, उसी तरह से इस साल भी सबसे ज्यादा अगर केसेस देखी जाए तो हमारे भारत का सवाल अगर देखा जाए तो भारत की इसमें से 30 अप्रैल 2021 को 30 अप्रैल 2021 को, इस साल की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें भारत पूरी दुनिया में अकेला ऐसा एक शहर था, ऐसा ऐसा एक देश था जहां पर 4 लाख लोग 24 घंटे के अंदर में 4 लाख लोग कोरोना से बाधित हुए थे, और 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और लोग तो कहते हैं कि ये आंकड़े कम बताए गए हैं। तो वो तो कहने वाले तो ये कहते हैं कि उस दिन 30 अप्रैल 2021 का 8 लाख से 9 लाख के बीच में लोग बाधित हुए थे, और करीब 5,000 लोगों की एक दिन में मौत हुई है। ऐसा हम देख सकते हैं। तो मैं उसका भी, इसका एंड करने के पहले मैं आज की स्थिति यानी 23 मई 2021 की स्थिति आपको बताते हुए मैं ये पार्ट का एंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 23 मई 2021 को भारत में 2,67,00,000 लोग तुम्हारे कोरोना से बाधित हुए थे। और उस दिन का
एक अगर ये देखा उस दिन तक का जब अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो मौत का आंकड़ा 3,07,021 लोगों की मौत तब तक के हो चुकी थी। और ये नंबर देखते हुए नंबर को तो भारत पूरे दुनिया में कोविड बाधित लोगों के बीमारों के संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे है। और मृत्यु के हिसाब से कोरोना से मृत्यु होने वाले लोगों के हिसाब से अमेरिका और ब्राजील के बाद में तीसरे नंबर पे है। तो समस्या कितनी भयानक है ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं पार्ट 1 जो है वो ये करना चाहता हूँ कि कोरोना कहाँ से शुरू हुआ और भारत की आज की स्थिति क्या है। ये हम पहले पार्ट में कोविड-19 के इसके बारे में पता कर चुके हैं। तो अभी दूसरा पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पूरे टॉक का या लेक्चर का जो हिस्सा है वो है कोविड-19 का वैक्सीनेशन। साथियों, मैं इसको शुरू करने के पहले एक बात आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आप पहले ध्यान में ले लीजिए कि आज तक के इवन आज के घड़ी में आज 6 जून को मैं बात कर रहा हूँ कि 6 जून को 4:30-5 बजे के करीब तक के भी दुनिया में कोविड-19 के ऊपर कोई भी शर्तिया इलाज नहीं है, कोई भी 100% ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट की जा रही है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जा रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि आज के घड़ी में भी कोरोना के ऊपर कोई भी 100% दवाई नहीं होने की वजह से वैक्सीनेशन एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके वजह से हम कोरोना से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको मेरे इसके शुरू में ये बोला था कि मुझे लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए मैंने कोविड-19 का वैक्सीनेशन ये टॉपिक मैंने ले लिया है। और ये इम्पोर्टेंट है, शायद आपको भी मेरे लेक्चर के एंड तक के शायद आपको भी इस बात से सहमत हो जाएंगे आपकी ये सही बात है। तो मैं फिर से पूरी तरह से कोविड-19 के वैक्सीनेशन के बारे में बात करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट चीज है कि वैक्सीन क्या है ये पहले समझिए कि वैक्सीन 19 का अगर पूरी तरह से पूरे चैप्टर को अगर ठीक ढंग से अगर ये करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आप, तो आपको ये वैक्सीन क्या है, वैक्सीन किस तरह से कार्य करती है, और वो इसी तरह के इसमें सिलसिले में कोविड-19 की वैक्सीन भी उसी तरह से कार्य कर रही है क्या, इसके बारे में आपको मालूमात करनी पड़ेगी। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि ये जो प्रोसेस है, ये वैक्सीन तैयार होने की या वैक्सीन के एक्शन की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। तो वैक्सीन का प्रिंसिपल है साथियों कि कोई भी वायरस के इसके लिए या कोई भी बीमारी के लिए अगर वैक्सीन तैयार की जाती है, तो वैक्सीन तैयार करने के लिए जो प्रोसेस जो अडॉप्ट की जाती है वो प्रोसेस ऐसी है कि देखिए जो जो विषाणु रहता है कि जो अपना जो बीमारी पैदा करता है वो विषाणु या उसका जो पार्ट जो रहता है कि वो जो कोई पार्ट जो पर्टिकुलर पार्ट है वो पार्ट बीमारी पैदा करता है वो, या उसमें की जो जेनेटिक, इसीलिए जो मैंने पहले बात किया कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग की जो बात किया था तो उसके लिए भी हम तो जेनेटिक मटेरियल जो है ये तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज, एक तो जो कमजोर या फिर निष्क्रिय किया हुआ कीटाणु, या उसके बाद जो पर्टिकुलर
बीमारी पैदा करने वाला जो उस कीटाणु का पार्ट है वो पार्ट या फिर जेनेटिक मटेरियल, ये चीजों को इंसान के शरीर में प्रविष्ट किया जाता है। और जब ये इंसान के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है तब हमारे अंदर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो सिस्टम जो है वो इसके लिए कोई भी अनजान चीज अगर हमारे शरीर में आ गई तो उसके लिए वो प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो सतर्क हो जाती है और उसके लिए एक्टिव बन जाती है, और वो जो कोई भी कीटाणु या उसका जो पार्ट है वो पार्ट शरीर के अंदर में जो आया है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज तैयार की जाती है। तो ये जो एंटीबॉडीज है, जैसे किसी देश के रक्षण के लिए जैसे सैनिक हम तैनात करते हैं, उसी तरह से ये हमारे बॉडी के अंदर में बैठे हुए सैनिक है, जो कि हमारे अंदर में जो बीमारी का अगर हमला होता है तो वो हमला करने वाले कीटाणु से मुकाबला करने के लिए ये एंटीबॉडीज जो तैयार हुई है, ये एंटीबॉडीज शरीर को उसकी मदद होती है। तो ये वैक्सीनेशन देना एक किस्म का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऐसा समझ जाइए। जैसा कि सैनिक लोगों को शुरू शुरू में जैसे ये करते हैं कि कोई ऐसे रेत के थैले में या भूसे के इसमें रेत या भूसा भर के उसके ऊपर तलवार चलाने के या ये गोली बारी चलाने के जो जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि एक्चुअल में जब तुम्हारे ऊपर हमला दुश्मन का हो जाए तो वो तैयार रहे, इसी तरह से हमारे जो वैक्सीनेशन का प्रोसीजर जो भी किया जाता है, ये वैक्सीनेशन प्रोसीजर में एक पर्टिकुलर एक जिसको निष्क्रिय किया हुआ कीटाणु शरीर के अंदर में प्रविष्ट किया जाता है ताकि उसको देख के इसके हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज तैयार करे। और जब एक्चुअल हमला हो जाएगा, एक्चुअल जब कोई जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो वो जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज इतनी तैयार हुई रहती है कि वो जो हमला, जो कीटाणुओं का हमला हुआ है, जो बीमारी का जो हमला हुआ है, वो बीमारी होने ही नहीं देती है। तो यहाँ पर मैं आगे जाने के पहले और एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन और दवाई में क्या फर्क है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने ध्यान में रखने लायक है। क्योंकि अगर कोई भी बीमारी अगर होती है, बीमारी के लिए दवाई भी रहती है, तो दवाई क्या करती है, जैसे ये कोविड-19 का ही अगर उदाहरण लिया जाए तो कोविड-19 से शरीर के अंदर में जो फेफड़े है वो फेफड़े में निमोनिया हो सकता है या ब्लड में गुठलियां तैयार हो सकती है। तो इसके इलाज अगर किया जाए तो मेडिसिन के बारे में मैं बात कर रहा था, मेडिसिन और वैक्सीन में क्या फर्क है। तो जो मेडिसिन अगर है तो मेडिसिन जो तुम्हारा गुठलियां तैयार होने की जो बीमार प्रोसीजर हुई है या निमोनिया जो पैदा हुआ है, तो निमोनिया के अगेंस्ट में दवाई देके निमोनिया ट्रीट किया जा सकता है। शरीर के अंदर में जो खून में जो गुठलियां पैदा हुई है तो खून पतला करने की दवाई देके वो गुठलियां को पतला किया जा सकता है। मगर ये चीजें तो है, यानी इसका यह मतलब तो ऐसा हुआ कि बीमारी तो हुई थी, बीमारी होने के बाद भी बीमारी के जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो कॉम्प्लिकेशंस को हमने ट्रीट किया है। तो इसीलिए मगर जो वैक्सीन रहता है, वैक्सीन आपको बीमारी ही होने नहीं देता है। ये इम्पोर्टेंट ध्यान में लेने लायक बात यह है कि मेडिसिन जो है, मेडिसिन से बीमारी होने के बाद में उसके ऊपर उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, मगर वैक्सीन जो है, वैक्सीन आपको बीमारी ही होने नहीं देता है। तो फिर अब उसके जो एंटीबॉडीज तैयार होने की जो प्रोसीजर तैयार मैंने बताई है, वो जैसे ही शरीर के अंदर में
वैक्सीन अगर प्रविष्ट होने के बाद में जल्द ही वहां पर एंटीबॉडी शुरू होती है, पैदा होना शुरू हो जाती है, और आप उस बीमारी के अगेंस्ट में तुम्हारा प्रोटेक्शन या सुरक्षा शुरू होती है। मगर ये जो एंटीबॉडीज तैयार होने का जो पीरियड है अलग अलग वैक्सीनेशन के साथ में अलग अलग है। तो इसीलिए यहाँ पर कोरोना का जो कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन यूजुअल जो टाइम लिया जाता है, आमतौर पर इसको एंटीबॉडी तैयार करने के लिए 14 दिन लगते हैं। तो आप ये बात से भी आप ये समझ सकते हो कि अगर इस 14 दिन के अंदर में किसी ने अगर कोविड वैक्सीन भी लिया है, फिर भी उसके बाद में आपने देखे होंगे या बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद में भी हमको कोविड हुआ है, तो ये कैसे हुआ है? तो उसका रीजन ये होता है कि ये 14 दिन के अंदर में, 14 दिन के पहले अगर आपका कोरोना के मरीज के साथ में अगर इंटरेक्शन हुआ और कोरोना ने आपके ऊपर अगर हमला किया, तो आपके शरीर में उतनी मात्रा में एंटीबॉडीज नहीं रहती है कि वो पूरे कोरोना के जो संक्रमण किए वाले जो वायरस है वो वायरस को वो पूरी तरह से शरीर से बाहर नहीं निकाल सकती या उसका पूरा मुकाबला नहीं कर सकती। तो इसीलिए कहा जाता है। हाँ, हाँ, हेलो। कंटिन्यू करा हाँ हाँ डॉक्टर ठीक है, काळे, हाँ हाँ कंटिन्यू हाँ ठीक है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जब कोरोना का वैक्सीन भी आपने अगर लिया है तो कम से कम आप 14 दिन तक के आपका जो मास्क लगाना है, हैंड वॉश करना है और जो सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, ये आपको 14 दिन तक के कम से कम चालू रखना ही पड़ता है। ये जो बोला जाता है उसका रीजन ये है कि ये जो वैक्सीन देने के बाद में उसकी जो इम्यूनिटी सेल्स या इम्यूनिटी सिस्टम ने एंटीबॉडीज तैयार करने की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर कंप्लीट होने में, ताकि एक ऐसी इतनी मात्रा में कि जहां पर वो आपने तुम बीमारी से आपको सुरक्षा दे पाई, ऐसी मात्रा में एंटीबॉडी तैयार होने के लिए जो एक टाइम लगता है, तो 14 दिन का वो टाइम लग सकता है। इसकी वजह से ही और उसके बाद की जो बात एक और भी है कि तो मैं यहाँ और दूसरे इसका भी प्रश्न का भी उत्तर देने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर दूसरा डोज लेने की भी क्या जरूरत है, ये जब बोला जाता है तो उसका भी रीजन ये है कि जैसे ये एंटीबॉडीज है, ये एंटीबॉडीज ये देखा गया है कि ये जो डबल डोज लेने वाली जो वैक्सीनेशन है, वो वैक्सीनेशन के लिए पहले डोज के बाद में भी 14 दिन के बाद में आपके शरीर के अंदर में एंटीबॉडी पैदा हो जाएगी, मगर वो एंटीबॉडी जो है एक 50 से लेकर 70% तक के एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है। ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। तो इसीलिए जब तक कि आप दूसरा डोज उसका वैक्सीनेशन का नहीं लोगे, तब तक के आपकी जो 95 से लेकर 97% तक के जो सुरक्षा बोली जाती है, वो तो 95 से 97 तक के सुरक्षा अगर आपको मिलनी है तो इसी आपको दूसरा डोज लेना जरूरी होता है। तो ये वैक्सीन के प्रोसीजर के लिए उसका अलग अलग टाइम होने की वजह से उनका टाइम भी अलग अलग है, और उसका डबल डोज लेना भी जरूरी है। तो यहाँ ये करने के पहले कि ये वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन के बारे में स्पेसिफिकली मैं अभी थोड़ी सी बातें और आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी एक इतिहास के तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि कोविड-19 का, जैसा मैंने आपको सब पहले बताया कि 11 जनवरी 2021 को ही हमारे इसका 2020 को ही कोविड 19 का जेनेटिक सीक्वेंसिंग तैयार हो गया था, और दुनिया के बहुत से देश इस बात पे सहमत हो गए थे कि इसके लिए
वैक्सीन तैयार करना चाहिए। तो मई 2020 आते आते दुनिया में 30 कंपनीज ऐसी थी कि जो वैक्सीनेशन बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। 30 कंपनियां थी ऐसी। उसमें उसमें भारत के पुणे स्थित जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये सबसे आगे थी। ये सबसे आगे थी। तो 30 कंटेस्टेंट थे। तो उन्होंने वैक्सीनेशन बनाना शुरू कर दिया था। मगर जून आते आते जून 24 जून 2020 को 24 जून 2020 को चाइना ने सबसे पहले वैक्सीन बना ली थी। उसका नाम उन्होंने कैंसिनो करके एक नाम रखा था। और वो वैक्सीन उन्होंने वहां के जो आपातकालीन यूज के लिए जो मिलिट्री लोग थे उनके मिलिट्री लोगों के आपातकालीन यूज के लिए वो वैक्सीनेशन उन्होंने जारी कर दी थी। तो चाइना दुनिया का सबसे पहला देश था कि जिसने अपने यहाँ पर वैक्सीन सबसे पहले शुरू कर दी थी। उसके बाद में 11 अगस्त 2020 को रशिया ने अपनी स्पुतनिक भी जो वैक्सीन है वो वैक्सीन आपातकालीन यूज के लिए उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी थी। अब फिर मगर जून और अगस्त तक के चाइना और रशिया अपने यहाँ पर ये वैक्सीनेशन तैयार करके अपने लोगों को वैक्सीनेशन देने की तैयारी कर रहे थे। तब हमारे भारत सरकार ने अगस्त 2020 में सीरम इंस्टीट्यूट को फेज 2 और फेज 3 की जांच करने के लिए परमिशन दी थी। ताकि साथियों मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ कि जब लोगों के पास में वैक्सीन तैयार है तो हमारे यहाँ पर हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन तैयार करने की तैयारी सबसे पहले की हुई थी। फिर भी उनको उसकी जो ट्रायल करने की जो फेज 2 फेज 3 बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में वो फेज 2 और फेज 3 की परमिशन उनको नहीं मिलने की वजह से वो अगस्त में उनको परमिशन मिली। तो उसके बाद में उन्होंने फटाफट से ये किया था अपने पूरी टीम लगा के। मगर जो 2-3 महीने जो ट्रायल के लिए जाते हैं वो 2-3 महीने ट्रायल्स के लिए थोड़े देर हुआ कोई बात नहीं। मगर फिर भी वैक्सीन तो अवेलेबल होने के लिए तैयार हो गया था। मगर इसके अलावा अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में दिसंबर में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे देशों ने वैक्सीन के लिए अपने ये अपने अपने देश में वैक्सीन तैयार की थी। तो इसमें भी दिसंबर का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिसंबर 2020 में 2 दिसंबर को ग्रेट ब्रिटेन ने वहाँ के उनके इसके लिए जो फाइजर की जो वैक्सीन थी वो फाइजर की उसको mRNA वैक्सीन बोलते हैं। तो वो फाइजर के वैक्सीन के लिए 2 दिसंबर 2020 को ही उन्होंने रेगुलर यूज के लिए परमिशन दे दी थी। और उसी का देखते हुए 11 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने वहाँ के लिए यूज करने के फाइजर को अनुमति दे दी। और 21 दिसंबर 2020 को पूरी जो यूरोपियन यूनियन है जिसके जो सदस्य देश है 27 सदस्य देश है ये पूरे यूरोपियन यूनियन ने फाइजर की जो वैक्सीन है वो वैक्सीन को यूज करने के लिए परमिशन दिया था। तो साथियों ये 2020 की ही बात है। दिसंबर 2020 की बात चल रही कि जहां पर दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने अपने यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू किया था। उस वक्त तक के भी अपने यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ था। ठीक है तो उसकी बात ये नहीं कर सकते। और एक जाती एक बात आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि
दिसंबर का एंड होते होते, दिसंबर 2020 की, फिर से मैं दिसंबर 2020 की ही बात कर रहा हूँ, 2020 का एंड होते होते है दुनिया में जितनी भी वैक्सीन बनी थी, दुनिया में जितनी भी वैक्सीन बनी थी उसमें से करीब करीब 1 अरब डोज थे। 1 अरब बोल रहा हूँ मैं, 1 अरब जो डोसेस है, ये अमीर जो देश है, ये अमीर देशों ने खरीद चुके थे। दिसंबर 2020 में ही अमीर देशों ने दुनिया में जितनी भी वैक्सीन बनी थी उसमें से 1 अरब डोज उन्होंने ऑलरेडी खरीद लिए थे। और उनकी उनकी लोक संख्या, उनका जो पॉपुलेशन है वो मात्र 14% है। तो दुनिया में बनी हुई 50% जो वैक्सीन है वो उन अमीर लोगों ने, उन अमीर देशों ने खरीद लिए थे ऑलरेडी, जिनकी पॉपुलेशन 14% है। तो बाकी के जो लोग हैं वो लोग देखते बैठे थे। और इसमें से एक देश तो ऐसा है, ये देखते हुए, ये बताते हुए भी मुझे ये लग रहा है कि एक देश तो ऐसा है कि जहाँ, जिस देश ने अब तक के, जब से वैक्सीन तैयार हुई है और अब तक के, उनके देश में पूरे देश में अब तक के केवल और केवल 25 डोज लग चुके हैं। तो ये जो डिस्पैरिटी है दुनिया में, देखिए दुनिया में ये क्या ये चल रहा है। तो ये कोई भी, ये जो श्रीमंत गरीब का जो, अमीर गरीब का जो झगड़ा है वो तो शायद वहां पर भी चल ही रहा है। ये गरीब देश ऐसा है कि जहां पर अब तक के केवल 25 डोसेस लगे हुए है, और दुनिया के 14% कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास में पैसा, जो अमीर है उन्होंने अभी तक के जो बने वाले जो वैक्सीन है वो वैक्सीन के 50% वैक्सीन उन्होंने ऑलरेडी खरीद लिए है, उनको बुक किया है, पैसे उसका पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो और यहाँ पर एक बात और भी ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम बात मनुष्य के ऊपर इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन के कर रहे हैं, तो 31 मार्च 2021 को, 31 मार्च 2021 को रशिया ने अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने प्राणी के ऊपर यूज होने वाली वैक्सीन भी बना ली है। तो हम कहाँ या बाकी के देश कहाँ हैं, और अमीर देश कहाँ है, इसके बारे में भी आप समझ सकते हो कि हम तो अभी अभी मनुष्य के ऊपर यूज करने वाली वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, और लोगों ने तो प्राणियों के ऊपर यूज करने वाली वैक्सीन भी तैयार कर चुके हैं। ठीक साथियों, ये तो ठीक है कि ये दुनिया के बारे में ये स्टैटिस्टिक्स है, मगर हमारा देश भी कोई पीछे नहीं था। लोगों ने दिसंबर में उनके यहाँ किए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया है, तो हमने जनवरी में किया है। तो 1 जनवरी 2021 को हमारे यहाँ पर कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको लिए, और 2 जनवरी 2021 को कोवैक्सीन जो वैक्सीन भारत बायोटेक ने तैयार की है, उसको भारत सरकार ने आपातकालीन यूज के लिए परमिशन दे दी थी। और आप सबको मालूम है कि 16 जनवरी 2021 से 16 जनवरी 2021 से भारत में कोविड-19 का टीकाकरण शुरू हो गया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है साथियों। क्यों तो सबसे बड़ा होने का कारण यही है कि हमारी पॉपुलेशन ही इतनी है कि वहाँ पर इन सब लोगों को अगर वैक्सीनेशन मिल जाती है तो वो वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा एक ये होगा। और दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बोल के इसकी नोंद हो सकती है। तो
16 जनवरी 2021 को जो स्वास्थ्य कर्मी थे, 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, फ्रंट लाइन वर्कर्स में जो है कि पुलिस लोग है, अर्धसैनिक बल है, उसके बाद में जो सैनिटरी वर्कर्स है, और या एनडीआरएफ में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन देना शुरू हो गया। और इसी वैक्सीनेशन का दूसरा जो फेज है, वो दूसरा फेज भी आप जानते कि 1 मार्च 2021 से 60 साल के ऊपर वाले सभी लोगों को, और 45 से 59 साल के बीच में जो लोग हैं मगर उनको कोई ना कोई तो बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, फेफड़ों की कोई बीमारी है, दिल की कोई बीमारी है, अगर ऐसी बीमारी वाले अगर कोई लोग होंगे तो उनको वैक्सीनेशन देने का जो फेज 2 का जो चरण, दूसरा चरण जो टीकाकरण का बोलते हैं, वो टीकाकरण 1 मार्च 2019 से 2021 से शुरू हुआ। और वो अभी भी चल रहा है। तो वहाँ के इसके बाद में जो चीजें हुई है, बहुत सारी हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि ये दूसरी ये होने के बाद में उन लोगों को ही जो वैक्सीनेशन देना जो शुरू था, तो वो 1 अप्रैल 2021 से फिर से ये डिसीजन लिया गया है कि 45 साल से लेके 59 साल तक के जो उम्र वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को अभी इसके बाद में उनको बीमारी की जो पहली प्री कंडीशन रखी हुई थी कि बीमारी उनको होनी चाहिए, वो बीमारी की कंडीशन निकाल दी गई थी। तो 1 अप्रैल 2021 से 45 साल के ऊपर के सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को वैक्सीनेशन भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया है। और अप्रैल महीने में 2-3 और भी चीजें हुई है कि 12 अप्रैल को जो रशिया के जो स्पुतनिक वी वाली जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन को भारत सरकार ने आपातकालीन यूज के लिए परमिशन दे दी। और उसका फिर प्रोडक्शन भी हैदराबाद स्थित जो कंपनी है, वो कंपनी ने उसका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। और उसको ये करने की वो भी अवेलेबल हमारे यहाँ पर हो जाएगी, और अभी तो वो अवेलेबल भी हो चुकी है। तो आज के घड़ी में भारत में 3 वैक्सीन शुरू यूज में है। एक है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन, और तीसरी है स्पुतनिक वी। तो मैंने जैसे बोला कि अप्रैल माह में और बहुत सारी चीजें हुई थी, ऐसे डेवलपमेंट्स हमारे इस कोविड अभियान के बारे, वैक्सीनेशन के बारे में। आपको शायद याद आ रहा होगा कि 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में एक उसको क्या बोलते हैं कि टीकाकरण उत्सव मनाया गया। अभी मुझे इस बात पे तो ये भी आता है कि ये ठीक है कि किसी बड़े महामानव के जन्मदिन के फलस्वरूप आप उनको ये दे रहे हो, तो वो अच्छी बात है उनका ये करने का। मगर आपका उद्देश्य अगर वो नहीं है, केवल पब्लिसिटी है अगर उद्देश्य है, तो वो भी ठीक नहीं लगता मुझे। मगर मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि ये केवल और केवल पब्लिसिटी के लिए ही बताया गया है कि ये, क्यों तो 1 अप्रैल से अगर आपके यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो ये ऑब्वियस है कि 11 और 14 तारीख को भी आप 11 से 14 तारीख के बीच में भी आप वैक्सीनेशन लोगों का करोगे। तो उसी 11 और 14 तारीख के बीच वाले वैक्सीनेशन पीरियड को टिकाकरण उत्सव कहना, ये मुझे ठीक है, तो मुझे तो कोई वो उचित नहीं लगा। फिर भी आप लोगों के स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो उस दौरान उसको टीकाकरण उत्सव कहा गया था। और वो उत्सव भी ये हुआ। और उसी वहां पर उसी दौरान ये भी चीज हो गई कि
तुमने जो इतने सारे लोगों के अनाउंसमेंट्स कर दे कि इसका वैक्सीनेशन होगा, उसका वैक्सीनेशन होगा, हर बूथ में बूथ आपने बढ़ा दिए, ये सब करने की वजह से अगर आपके पास में वैक्सीनेशन सफिशिएंट अमाउंट पे नहीं थी, तो वैक्सीनेशन का जब तुम्हारे यहाँ पर ये पैदा हो गया, डिमांड से कम वैक्सीनेशन हुई, तो फिर बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करने की नौबत आई थी। और जो एक्सपोर्ट हो रहा था, भारत से बाहर जो कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही थी, तो फिर उनको एक्सपोर्ट बंद करने के लिए बोला गया, और उनको उनका जो वैक्सीनेशन का जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी बोला गया था। और वो वैक्सीनेशन उन्होंने बढ़ाने की कोशिश भी की है। तो और फिर अप्रैल के ही महीने में 19 अप्रैल को फिर से और एक अनाउंसमेंट की गई कि 1 मई 2021 से 18 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं उनका भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। पहले तो 45 साल से लेके ऊपर वाले जो लोग हैं उन्हीं के वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन कम पड़ रही थी, मगर कोई पॉपुलर अनाउंसमेंट करने की कुछ कुछ लोगों के इसको आदत रहती है, तो वो आदत से मजबूर होते हुए उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया कि 1 मई 2021 से 18 साल के ऊपर में जो भी लोग हैं उन सबका वैक्सीनेशन किया जाएगा। और आपको पता है कि 28 अप्रैल 2021 से उसका पंजीकरण भी शुरू हो गया है। और वो पंजीकरण तो शुरू हो गया है, टीकाकरण भी शुरू है। तो वो टीकाकरण के बारे में थोड़े से आज की स्थिति क्या है ये बताते हुए मैं ये करने की कोशिश करता हूँ, इसको समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर उसके पहले आप थोड़े एक जब वैक्सीनेशन हुआ है तो वैक्सीनेशन का कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हो गए, तो थोड़े एडवर्स इफेक्ट के बारे में एक बात कह के मैं वो आज की स्थिति क्या है, वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, उसके ऊपर बात करूंगा। तो 29 मार्च 2021 तक के, मैं सिर्फ गंभीर मामलों की बात कर रहा हूँ, 29 मार्च 2021 तक के पूरे भारत में 617 गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। ये छोटे छोटे मामले नहीं कि थोड़ा सा बुखार आना, वहां पर दर्द करना या थोड़ा हेडेक होना, ये वगैरह, ये छोटे बातें नहीं। सीरियस जो गंभीर जो बातें थी वो 617 गंभीर मामलों की मामले दर्ज हुए हैं। और उसमें से 180 लोगों की मौत हो चुकी है। मगर इसमें से बहुत सारी जो मौतें हैं वो टीका लगने से नहीं हुई है, ऐसा उसकी जो जांच समिति नियुक्त की गई थी उसका कहना है कि इसमें से बहुत सारी जो मौतें हैं वो किसी और कारणों से हुई है। फिर दूसरा जो स्टैटिस्टिक के पर्पज के लिए अगर किसी लोगों को अगर जरूरत है तो उसके लिए मैं ये कर देता हूँ कि आज की स्थिति में दुनिया में जो जो टाइप्स ऑफ वैक्सीन बोलते हैं, टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो है वो उसमें से mRNA वाले जो वैक्सीन है वो तीन वैक्सीन पूरे दुनिया में चल रही है। और उसका एग्जाम्पल्स के लिए बोला अगर जाए तो फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उनको mRNA वाले वैक्सीन बोलते हैं। और 7 जो वैक्सीन है वो परंपरागत, जैसे पहले भी बोलते कि जो जंतु को निष्क्रिय करके या कमजोर करके उसको शरीर में प्रविष्ट करके उसके जो वैक्सीन बनती है, वो वैक्सीन का 7 कंपनियों ने वो वैक्सीन बनाई है। और उसका एग्जाम्पल कोवैक्सीन करके है। और या फिर जो मैंने बोला कि जेनेटिक मटेरियल से जो यूज करने वाली जो चीजें वैक्सीन है, वो वैक्सीन में कोविशील्ड, जॉनसन, स्पुतनिक V
ये वाली वैक्सीन है। और दूसरी भी और भी जो नेजल वैक्सीन अभी आने की इसमें है, नेजल वैक्सीन के लिए भी कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है और उसका फेज 2 और 3 का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। और दूसरी बात ये भी कह सकता हूँ कि जो यहाँ के भारत की जो कोवैक्सीन जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन के 2 साल से लेकर 18 साल के बीच में जिनकी उम्र है, ऐसे लोगों के ऊपर उसका फेज 2 और फेज 3 का परीक्षण करने के लिए उसको ऑलरेडी परमिशन मिल चुकी है। यानी ये जो लहर, तीसरी लहर जिसके बारे में बोलते हैं कि तीसरी लहर जो आने के जो चांसेस है, तो वो तीसरी लहर के अंदेशों को ध्यान में रखते हुए 2 से 18 साल के बीच में जो भी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन के ऊपर वैक्सीन का फेज 2 और फेज 3 का परीक्षण करने के लिए कोवैक्सीन को परमिशन मिल चुकी है। साथियों, वैक्सीन के स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर बात करनी है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की 31 मई 2021 की बात मैं कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखा जाए, पूरे वर्ल्ड में 31 मई 2021 को 1.9 बिलियन 1.9 बिलियन, बिलियन को हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं आप वो देख लीजिए। तो इतने कोविड-19 के टीके लग चुके हैं, 1.9 बिलियन। तो साथियों, इसको बंद करने के पहले मैं भारत में टीकाकरण की स्थिति क्या है या टीकाकरण के समस्या का स्वरूप क्या है, ये चंद इस मिनट में बता के ये करना चाह रहा हूँ। तो भारत की आबादी है करीब करीब करीब, मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये भारत की आबादी यानी मोटे मोटे तौर पर देखने के लिए ये कर रहा हूँ मैं, एक हिसाब किताब इजी हो जाए इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि भारत की आबादी करीब करीब 140 करोड़ है। उसमें से वैक्सीनेशन के लिए पात्र लोग, यानी उसमें से 70% लोग वैक्सीनेशन के लिए पात्र है। अभी से सिर्फ जो 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं, उनकी संख्या है 100 करोड़। पूरी पूरी लोक संख्या है 140 करोड़। 18 साल से ऊपर वाले लोगों की संख्या है 100 करोड़। और उसमें से भी हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने के लिए अगर 60% लोग चाहिए कि जिनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, तो 60% वैक्सीनेशन के लिए 60 करोड़ लोगों को हमें वैक्सीनेट करना पड़ेगा। लोक संख्या 140 करोड़, पात्र लोग है 100 करोड़, और हर्ड इम्यूनिटी के लिए चाहिए 60 करोड़। तो 60 करोड़ लोगों को हमें 60 करोड़ से लेके 1 अरब के बीच में लोगों को हमें वैक्सीनेट करना है। और दोहरे जो 2 डोज वाली जो वैक्सीन आज आज जो अवेलेबल हमारे पास में है, तो वो 2 डोज वाली वैक्सीनेशन के हमें 1.2 से लेके 2 अरब तक के 1.2 से लेके 2 अरब तक के हमारे पास में वैक्सीनेशन करने के लिए डोजेज चाहिए। और इसी का मतलब यह है कि आने वाले ये महीना अगर छोड़ भी दिया तो आगे आने वाले 4 महीने के अंदर में हमको अगर सब लोगों का वैक्सीनेशन करना है, तो हमें प्रति माह 30 से लेके 60 करोड़ वैक्सीनेशन डोसेज लगेंगे। 30 से लेके 60 करोड़ के बीच में डोसेज हमको चाहिए। तो फिर हमारे पास में अवेलेबल कहाँ कितने हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि ये 19 मई 2021 का स्टैटिस्टिक्स है। सीरम इंस्टीट्यूट हमें दे रहा है 6.5 करोड़ प्रति माह, 6.5। कोवैक्सीन दे रहा है यानी भारत बायोटेक दे रहा है हमें
5.5 करोड़ प्रति माह दे रहा है। और स्पुतनिक ने वादा किया है कि जुलाई एंड तक के वो हमें 1.2 करोड़ का प्रति माह का वो हमें सप्लाई कर सकता है। और एक गुजरात की जायडस कैडिला करके एक कंपनी है जो भी जो और एक वैक्सीन बना रही है, जिसको वैक्सीनेशन बना करने के लिए परमिशन मिल चुका है और उसका फेज 2 और फेज 3 समाप्त होने को आ रहा है। तो उसका भी अगर हमने ये 2 महीने के अंदर में अगर वो मिल जाती है हमको, ऐसा भी अगर हम सोचते हैं, तो वो 1 करोड़ प्रति माह के हिसाब से देती है। तो हाँ, हमारे जो अभी तक के जो जो 4 लोग हैं, 4 जो कंपनियां हैं जो हमें वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए तैयार है या प्रोवाइड कर रही है, उनसे हमको मिल रहा है 14.2 करोड़ प्रति माह। हमारी रिक्वायरमेंट है 30 से 60 करोड़ प्रति माह, हमें मिल रहे हैं 14.2 करोड़ प्रति माह। तो WHO ने तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने तो हर एक देश को इंपोर्ट करने की परमिशन दी है। तो उन्होंने दुनिया में जहां जहां पर भी अगर कहीं वैक्सीन बनती होंगी तो वहां से हम वैक्सीन ले सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मगर बात बात यही आती है कि उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो स्थिति ये है, देख मैं बता रहा हूँ तो भारत की लोक संख्या है करीब 140, उनके इलिजिबल लोग है 1 अरब, और हार्ड इम्यूनिटी के लिए चाहिए 60 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। और हमें चाहिए 30 से 60 करोड़ प्रति माह चाहिए। हमारे पास में है करीब 15 करोड़ प्रति माह के हिसाब से हम हमारे पास में अवेलेबिलिटी है। तो इसके अंदर में फिर से एक बार अगर फिर भारत की क्षमता क्या है, ये तो अगर देखा जाए तो फिर तो 4 गुना कम पड़ रहे हैं हम। हमारे पास में चाहिए 60 तो है 15, तो यानी 1/4 ही हमारे पास में है, ऐसा जब लगता है। मगर भारत की क्षमता अगर देखी जाए, भारत की क्षमता का विचार करने के बाद में तो ये देखा जाता है कि भारत में जो शिशु है, जो बच्चे हैं, बच्चे और प्रेग्नेंट वुमन जो है, गर्भवती स्त्रियां जो है, उनको सालाना 40 करोड़ डोसेज लगते हैं। अलग अलग इसके है ये वैक्सीनेशन के डोसेज है। तो ये तो हमारा प्रोडक्शन करने की क्षमता 40 करोड़ सालाना की क्षमता है। तो ये इसकी अगर क्षमता को 2 गुना या 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो हम ये हमारा जो टारगेट है, ये टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। मगर उसके लिए हमें हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उसको 2 गुना से 4 गुना तक के बढ़ाना पड़ेगा। कोल्ड चेन की जो सुविधा है, ये सुविधा को हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए कर्मचारी बढ़ाने पड़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। मैं क्यों तो पॉलिटिक्स में ये पब्लिक स्पीच है, इसलिए पॉलिटिक्स के ऊपर कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। मगर ये सिर्फ बात इसमें एक सेंटेंस इतना बोल मैं पा रहा हूँ कि जहाँ पर जिस किसी ये देखा गया है ऐसा कि किसी दूसरे पार्टी की एक जगह पे सत्ता है और कॉरपोरेशन पे दूसरे की है, राज्य में तीसरे की है। तो यहाँ पर जो एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं कि आपने मुझे नहीं दिया इसलिए मैंने नहीं लगाया, ये वाला जो होता है, और ये आप रोज देख रहे हो, तो ये वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए सब लोगों को अगर वैक्सीन मिलना है तो फिर सबको न्याय तरीके से
यानी जिसको बोला जाता है कि तो न्याय तरीके से अगर सबके डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो गया तो ये होगा। तो वहां तो पहले तो प्रोडक्शन में बढ़ाना है, बाकी सब चीजें तो करना ही है, और पॉलिटिक्स नहीं खेलना है। तो हमारा ये अचीव करने की हम कोशिश कर सकते हैं। होगा कैसा होगा इसके बारे में भविष्य में भी आप भी हो मैं भी हूँ तो हम तो देख सकते कि उसका अंजाम क्या हुआ। ये देखने के लिए तो है, मगर हो हो सकता है कि हमारा लक्ष्य पूरा हो सकता है। तो यहाँ पर इसके लिए भारत की मैंने स्थिति बता दी कि उसकी ये क्या है। तो यहाँ पर फिर से जाते जाते विश्व के भी क्या समस्या है, विश्व के भी क्या क्या हर्डल्स है, वो हर्डल्स भी मैं आपको ये करना चाहता हूँ कि पूरे विश्व की लोक संख्या है 7.9 बिलियन। 7.9 बिलियन लोक संख्या है, और उसमें से अगर हर्ड इम्यूनिटी सब में अगर पैदा होनी है तो 4.74 बिलियन 4.74 बिलियन लोग इसके वैक्सीन के लिए पात्र है। यानी इतने लोगों का वैक्सीनेशन अगर करोगे, इसका डबल आपको ये करना पड़ेगा। 4.74 जो अरब जो संख्या है, उसकी डबल संख्या में डोज तुम्हारे पास में उपलब्ध रहने चाहिए। तो मैंने आपको जैसे बोला पहले कि रिच कंट्रीज ने बहुत सारे लेके ऑलरेडी रख दिए, जिनके पास तो जिनकी जरूरत नहीं है। और कुछ कुछ तो देश तो ऐसे है कि जिनके पास में 25 भी डोसेज खरीदने की ये नहीं है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बोलता है कि अगर हमको इस महामारी से निजात पाना है, अगर इस महामारी से निजात पाकर नॉर्मल में आना है, तो हमें 4.74 अरब लोगों का वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। ये विश्व का टारगेट है। और 60 करोड़ से 1 अरब के भारत के लोगों का वैक्सीनेशन करना है। तब कहीं हम इस बीमारी से, कोरोना से हम निजात पा सकते हैं। हमने बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए हैं, और वहां पर हमने बहुत सारे डिसीजेस पर कंट्रोल पाया है। तो इसीलिए ये असंभव है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर ये चीजें आपके सामने समस्या का स्वरूप रखते हुए हमारा जो लक्ष्य है, तो लक्ष्य ये है कि ये देखिए वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट क्यों, तो मैं बार बार वैक्सीनेशन के ऊपर, और मैंने जो विषय भी लिया वो क्यों लिया, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि वैक्सीनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये है कि आपने अगर वैक्सीन लिया तो आप तो सुरक्षित हो ही गए, मगर आप किसी और को बीमारी फैलाओगे नहीं। तो इसीलिए दूसरा भी आपके वजह से, आपके वैक्सीन लेने की वजह से आप सुरक्षित हो गए, दूसरा भी जो है वो भी सुरक्षित हो गया, और एक दूसरे को सुरक्षित करते हुए इस महामारी की जो समस्या है, ये महामारी की समस्या से, और ये ही एकमात्र उपाय है। तो कि वैक्सीनेशन के सिवाय क्यों, तो दवाई तुम्हारे पास में है ही नहीं, बेड्स तुम्हारे पास में लिमिट उसके ऊपर आ सकती है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ सकता है, मेडिसिन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। आपने देखा है कितने सारे हजारों, एक एक इंजेक्शन के लिए हजारों लोगों की लाइन लगी हुई है, आपने देखे हुए है। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के तब देखते देखते लोग मरे हुए, ये आपने देखा है। तो इसके लिए बेड उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन देना, वेंटिलेटर बढ़ाना, और ये सुविधा बढ़ाना, ये तो ठीक है, ये अपने आप चलते रहेगा। ये उसका एक अच्छा एक पॉजिटिव
पॉइंट करके इसको ले सकते हैं अपन, मगर इस बीमारी से, इस महामारी से अगर बाहर निकलना है तो उसका केवल और केवल उपाय है आपको वैक्सीनेशन मिलना चाहिए। और साथियों, एक छोटी सी बात आपको बता के मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे एक पहचान के धर्मचारी थे, उनका यहाँ के क्यों तो उनका ये यहाँ भंडारा जिले में एक देहात में उनका प्रवचन था। तो प्रवचन के लिए वो वहां पर गए और वहां पर उन्होंने देखा कि उन्होंने उनका वैक्सीन का एक पहला डोज नागपुर में लिया था, और नागपुर में ऐसी सिचुएशन पैदा हुई थी कि दूसरा डोज उनको नागपुर में मिल नहीं रहा है। मगर जब वहां जहां पर वो प्रवचन करने के लिए जो एक देहात में गए, तो देहात के लोग उस वक्त के कंडीशन में बता रहा हूँ कि वो ज्यादा लोग वहां पर वैक्सीन लेने के पक्ष में नहीं थे, तो इसीलिए वो वैक्सीनेशन थोड़ी सी धीमी गति से चल रही थी, और वैक्सीनेशन वहां तो बची थी। तो फिर उन्होंने वहां जाके पूछा कि क्या मैं नागपुर से हूँ, मगर मैं यहाँ पर वैक्सीनेशन ले सकता हूँ क्या? तो मगर वैक्सीनेशन देने करने वाले लोगों को भी लगा कि चलो भाई ये कैंडिडेट मिल रहा है तो इनको भी हम दे देते हैं। तो नागपुर में उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा था, उन्होंने जाके देहात में जाके वहां पर वैक्सीनेशन लिया, और उनका दूसरा डोज सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। साथियों, मैं आपको एक यहाँ से इस पूरे टॉक से क्या संदेश लेके जा सकते हो, तो ये अगर बोलना है तो मैं आपको एक ही बोल रहा हूँ कि संदेश, जिसको टेक होम मैसेज बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो टेक होम मैसेज यही मैं ये करूंगा। साथियों, ये जैसे ही अभी ये प्रवचन या ये टॉक जैसे ही खत्म हो जाएगा, आप कोविन ऐप खोल दीजिए या आरोग्य सेतु ऐप खोल दीजिए, और जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्होंने अपना नाम कोविन ऐप पे रजिस्टर कर दीजिए। साथियों, मुझे आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जहां कहीं पर भी आपको वैक्सीनेशन मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा तो भी ले लीजिए, कारपोरेशन के दवाखाने में मिलेगा तो भी ले लीजिए, सरकारी दवाखाने में मिलता है तो भी ले लीजिए, प्राइवेट दवाखाने में मिलता है तो भी ले लीजिए। वो वैक्सीनेशन लेने के लिए अगर थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा तो भी ले लीजिए। क्यों तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस सेकंड वेव में पर्टिकुलरली, कि उनके पास में पैसा था, लोगों ने 12-12 लाख रुपए खर्चे करने के बाद भी उनकी जान नहीं बच पाई थी। तो लोग साथियों, अगर मैं वैक्सीन खरीदने के पक्ष में नहीं हूँ, वैक्सीन तो सबको मुफ्त में मिलनी चाहिए, यही मेरा मानना है। फिर भी अगर आपको वैक्सीनेशन के लिए अगर 1200 रुपये खर्चा करना पड़ता है, आज के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे महंगी जो वैक्सीन है वो 1200 रुपये में है, तो वो भी अगर लेना पड़ेगा तो 12 लाख रुपए खर्चे करके भी जान गंवाने से अच्छा है 1200 रुपए की भी अगर वैक्सीनेशन मिलती होंगी, आपको कहीं से भी वैक्सीनेशन मिलती होंगी, तो आप कृपया वैक्सीनेशन ले लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय भीम, नमो बुद्धाय।